नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रीवियस ईयर का हिंदी भाषा वन का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से लगा के 99 तक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। गद्यांश, अब ये गद्यांश जो दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 91 से लगा के 99 तक जो क्वेश्चन है उनके इस गद्यांश को पढ़ के इससे उसके उत्तर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 91, कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है। अब इस गद्यांश को पूरा पढ़ना है और उसके बाद में हमें बताना है कि इससे किसका भाव उत्पन्न होता है इस गद्यांश को पढ़ने के बाद। तो पहला ऑप्शन है साहस और खतरे का, दूसरा पहले घर फिर बाहर, तीसरा है हिम्मत और जिंदगी, और चौथा हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। तो इसमें से इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। इसका जो मुख्य भाव है वो है चौथा ऑप्शन। तो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आप गद्यांश को पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद। अब है क्वेश्चन नंबर 92, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। तो इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें दोनों एक एक ही शब्द में दोनों है। प्रारंभ, तो इसमें प्र प्लस आरंभ, तो इसमें उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है। और दूसरा है सफलता, तो सफलता में उपसर्ग भी है, स उपसर्ग है, स प्लस फल प्लस ता प्रत्यय और स उपसर्ग है। तो और फल जो है वो शेष बचता है। तो ये इसका सही है कि इस किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, सफलता में। और तीसरा है परिवहन, तो परिवहन में परि उपसर्ग होगा और प्रत्यय नहीं है। इसमें कठिनाइयाँ, कठिनाइयाँ में कठिनाई प्लस या, तो इसमें या प्रत्यय है और उपसर्ग नहीं है। तो इस दूसरा ऑप्शन है उसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 93, परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार क्या अर्थ है। गद्यांश के अंदर एक शब्द आया होगा कि परपीड़ा, तो उसका इस गद्यांश के प्रयोग के अनुसार इसका क्या अर्थ होता है, परपीड़ा का अर्थ। तो पहला ऑप्शन है दूसरों से पीड़ा, दूसरा ऑप्शन है दूसरों में पीड़ा, तीसरा दूसरों की पीड़ा, और चौथा है दूसरों को पीड़ा। तो इसका सबसे सही अर्थ हो जाएगा, वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दूसरों की पीड़ा। पर पीड़ा, पर मतलब दूसरा, और पीड़ा तो दूसरों की पीड़ा। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 94, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धत कथन किसके जीवन का दर्शन बना। अब है क्वेश्चन नंबर 94 में क्या कह रहा है कि गद्यांश के प्रारंभ में उद्धत कथन जो है वो किसके जीवन का दर्शन बना था। तो ये गद्यांश पढ़ने के बाद जो इसका ऑप्शन है वो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, रेवती राय के जीवन का दर्शन बना। अब है क्वेश्चन नंबर 95, कि रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है। तो ये भी गद्यांश में से पढ़ के आंसर देना है। पहला है कामकाजी महिलाओं के लिए, दूसरा महानगरों के लिए, तीसरा जरूरतमंद लोगों के लिए, और चौथा है मुंबई के निवासियों के लिए। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, कि कामकाजी महिलाओं के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 96, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है। तो कामकाजी महिलाओं को नित्य किससे जूझना पड़ता है, ये भी गद्यांश पे से देख के हमें आंसर देना है। पहला है मनमानी करने वाले चालकों से, दूसरा है परिवहन की समस्याओं से, तीसरा है गृहस्थी की समस्याओं से, और चौथा ऑप्शन है पर पीड़क और अपराधी लोगों से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो चौथा, पर पीड़क और अपराधी लोगों से। अब है क्वेश्चन नंबर 97, कि कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे क्या कारण था। तो इसका पहला ऑप्शन है समाज सेवा की भावना, दूसरा है महिलाओं की कठिनाइयाँ, तीसरा सामाजिक दबाव, और चौथा पारिवारिक व्यवस्था। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दूसरा, महिलाओं की जो कठिनाइयाँ है उसके लिए कैब की सेवा प्रारंभ की गई। अब है क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। तो पहला ऑप्शन है खतरों में कदम रखने का, दूसरा लोगों की सेवा करने का, और तीसरा है बीमार पति की देखभाल का, और चौथा महिलाओं के लिए कैब संचालन का।
तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। अब क्वेश्चन नंबर 99, किस जिंदगी के खतरों और आशंकाओं से भरा माना जाता है, कि कौन सी जिंदगी को खतरों और आकांक्षाओं से भरा माना जाता है। तो ये भी गद्यांश में से देख के देना है इसका आंसर। तो इसका पहला ऑप्शन है फोर्सी कैब संचालन की, दूसरी कामकाजी महिलाओं की, तीसरी महानगरों की, और चौथा सड़क परिवहन की। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा, सड़क परिवहन की। अब है प्रश्न संख्या 100 से 105, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। अब पहले तो हमने गद्यांश के दिए, अब हमें पद्यांश मतलब काव्यांश के क्वेश्चन का आंसर देना है 100 से लगा के 105 तक। तो ये हमारे को काव्यांश दे रखा है, अब इसमें से हमारे को इसका आंसर ढूंढना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 100, बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है कि मन। अब इसमें जो कह रहा है कि जैसे ये रहा ये कह रहा है कि बेसुध है मन, तो इससे कवि क्या बताना चाह रहा है। तो पहला ऑप्शन है गाने लगता है, झूमने लगता है, तीसरा पानी से भीग जाता है, चौथा मस्त हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इस चौथा, मस्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 101, खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि। अब इसमें जैसे इसमें गद्यांश में इसका ऑप्शन क्या आ गया कि खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, खेत अंगड़ाई आज वर्षा गजब आई। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वह सुबह हो गई, वो नींद से जाग रहे हैं, दूसरा उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, तीसरा सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, और चौथा ऑप्शन है सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा, सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ रही है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 102, गरजते गन गनन गन गन में अलंकार है, मतलब गरजते गन गनन गन में कौन सा अलंकार है। तो ये जिसमें किसी भी वर्ण की बार बार अगर आवृत्ति होती है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे ये जो है इसमें हो रहा है कि गरजते, ये तो अलग है, जैसे गन गनन गन गन, तो इसलिए इसमें जो कौन सा अनुप्रास हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। किसी भी शब्द की बार बार अगर आवृत्ति हो रही है तो बस वो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 103, मन की उपमा किससे दी गई है। अब इसमें इसमें इस गद्यांश को पढ़ना है कि जैसे नाचता है मोर सा मन। तो अब इसका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, मोर से, दूसरा है सावन से, तीसरा बादलों से, चौथा वर्षा से। तो क्या बोल रहा है वो, नाचता है मोर सा मन, तो मन की उपमा किससे की गई है, मोर से। अब है क्वेश्चन नंबर 104, लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य। पहला है थक गया है, दूसरा छिप गया है, तीसरा नींद में है, और चौथा खो गया है। तो अब इसमें इस गद्यांश में से हमारे हम देख के बताएंगे कि सूरज लिपट कर सो गया सूरज, तो इसका मतलब क्या है, सूरज क्या है, छिप गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 105, पूर्वई से आशय है, मतलब पूर्वई, इस गद्यांश में जो वर्ड आया है वो पूर्वई पूर्वई आया है। तो पूर्वई का क्या क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व की ओर बहने वाली पवन, और दूसरा है मदमस्त करने वाली हवा, तीसरा है पूर्व से आने वाली वायु, और चौथा है पूर्व को बहने वाली नदी। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तीसरा, पूर्व से आने वाली वायु। अब एक प्रश्न संख्या 106 से 120, नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी जिम्मेदारी, आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं कि जो एक 8th क्लास में एक पढ़ने वाली जो नंदिनी है वो मतलब लिखने के टाइम में अशुद्धियाँ करेगी, तो आप भाषा शिक्षक के रूप में उसकी कैसे सहायता करेंगे। तो पहला ऑप्शन है नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार करे, दूसरा नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना, उसे 20-20 बार लिखवाना, तीसरा ऑप्शन है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे, और चौथा ऑप्शन है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इन चारों में से इसका सबसे सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा पहला, कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे,
अब है क्वेश्चन नंबर 107। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर मुहावरे और लोकोक्ति का शिक्षण करा रहे तो उसमें सबसे उपयुक्त क्या रहेगा? पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक करना। तीसरा संदर्भ के अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। और चौथा ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न करना। तो इनमें से सबसे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा तीसरा, कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। अब है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कि कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? मतलब इन चारों में से जो व्याकरण के शिक्षण को कौन सा बता रहा है? तो पहला ऑप्शन है घर घर पुनरुक्त शब्द युग में है, इसी तरह के दो और शब्द युग में बताइए। दूसरा घर घर पुनरुक्त शब्द युग में है, दिए गए शब्द समूह में से शब्द युग में छांटिए। तीसरा घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। और चौथा ऑप्शन है घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इन चारों में से सबसे सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा चौथा, कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 109। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर अगर हिंदी की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करेंगे तो सबसे इन चारों में से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? तो पहला है समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। दूसरा भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। तीसरा समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। और चौथा भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो इन चारों में से सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा होगा? वो हो जाएगा तीसरा, की समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर समस्त व्याकरण के बिंदु नहीं होने चाहिए, उसमें कुछ व्याकरण होने चाहिए बच्चों के लिए, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर 110। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का विश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब कोई भी रचना अगर हमारे को करनी तो उसमें आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए? तो पहला है कवि और कविता का बोध। दूसरा साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध। तीसरा साहित्य बोध और छंद बोध। और चौथा भाषा बोध और साहित्य बोध। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, भाषा बोध और साहित्य बोध। अब है क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि बच्चों को के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? मतलब बच्चों के लिए अगर और एक्स्ट्रा जो पठन सामग्री है वो क्यों विकसित की जाती है? पहला ऑप्शन है पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। दूसरा पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तीसरा ऑप्शन है भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तो इनमें से सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा पहला, कि पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 112। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो पहला है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। दूसरा है भाषा के अलंकारिक रूप को पहचानना। तीसरा है भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। और चौथा है साहित्यिक विधाओं की रचना करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य मतलब महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। अब है क्वेश्चन नंबर 113। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित किया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, मतलब ये दे रखा है वाक्य, इसमें जो प्रयुक्ति है, प्रयुक्ति से क्या तात्पर्य है? ये प्रयुक्ति शब्द जो है वो क्या दर्शा रहा है? तो पहला है विभिन्न भाषा का उदाहरण है। दूसरा विशिष्ट भाषा का प्रयोग है। और तीसरा है भाषा के नियम है। और चौथा है शब्दों की व्युत्पत्ति। तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर 114।
भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? मतलब भाषा शिक्षण की चारों विधियां है, व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि और चौथी है प्रत्यक्ष विधि। इनमें से किस में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो व्याकरण विधि में मातृभाषा को रखा जाता है मध्यस्थ, दूसरी सूत्र विधि में भी रखा जाता है, अनुवाद विधि में भी रखा जाता है और एक प्रत्यक्ष विधि है उसमें मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है। इसलिए इसका सबसे सही ऑप्शन जाएगा हो जाएगा चौथा। अब क्वेश्चन नंबर 115, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मतलब भाषा का शिक्षण करना है उसके लिए शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? पहला है पाठ्यचर्या सरगर्मी क्रियाओं का आयोजन करना, दूसरा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, तीसरा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और चौथा परीक्षा का आयोजन करना। तो इन चारों में से भाषा शिक्षण के लिए किसी शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा वो जाएगा दूसरा ऑप्शन की भाषा का प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा दूसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 116, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि पहला ऑप्शन है बच्चे कैसे सीखते हैं, दूसरा बच्चे क्यों नहीं सीखते, तीसरा बच्चे ने कितना सीखा है और चौथा बच्चे ने क्या सीखा है। तो सतत, सतत मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना है। तो इसका सब सही ऑप्शन हो जाएगा पहला कि बच्चे कैसे सीखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 117, जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी का अर्थ, भी लगाना अर्थ में क्या अंतर आ जाता है? मतलब तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चे को पहला ऑप्शन है अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, दूसरा भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, तीसरा व्याकरण सिखाना चाहती है और चौथा ऑप्शन है परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। तो इनमें से इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, भाषा की बारीकियां समझना चाहती है। मतलब एक शिक्षिका बोलती है कि हम भी सफल होंगे, तो इसमें जो ये भी शब्द है इसको लगाने से इसमें क्या अंतर आ गया इस पूरे वाक्य में? तो इसका मतलब ये भाषा की छोटी छोटी बारीकियों को समझा रही है, इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 118 कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? इन चारों में से भाषा, अगर आप भाषा के शिक्षक हो तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या? पहला भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, दूसरा व्याकरणिक नियमों की जानकारी, तीसरा है भाषा कौशलों का ज्ञान और चौथा है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा कि संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, क्योंकि इस ये भाषा के शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। बाकी इन तीनों का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, इसका ज्ञान कम महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 119, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है? मतलब जो साहित्य है हिंदी उसके अंदर कौन सी विधा में सस्वर पाठन का सबसे ज्यादा मतलब अपेक्षित है? तो पहला है आत्मकथा, दूसरा है संस्मरण और तीसरा है एकाकी और चौथा है जीवनी। तो इन चारों में से तीसरा है एकांकी, क्योंकि सस्वर पठन का सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो है ना एकांकी में होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अब है क्वेश्चन नंबर 120, अब उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? मतलब हिंदी भाषा में अगर अभिव्यक्ति को परखना है तो इनमें से कौन सा मतलब क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है? तो इसका है लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, दूसरा आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तीसरा है सना ने पार्क को क्यों घेर लिया था और चौथा ऑप्शन है लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताजा बर्फ धोखा देने वाला होता है। तो अब इसमें से अभी अपनी अभिव्यक्ति अगर परखनी है तो इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा कि आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, क्योंकि वो उसका अर्थ बताएगा और उसके बाद वाक्यों में प्रयोग करना है करेगा तो वो अपनी अभिव्यक्ति हमारे को पता चलेगी उसे, इसलिए इसका सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। थैंक यू।